अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 32। एक रोज मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी ने बड़े मुसर्रत लहजे में मुझे बताना चाहा, सर, मैडम रूपा आपसे मिलने आई हैं। मैंने उन्हें अंदर आपके दफ्तर में बिठा दिया है। अपने साउंड प्रूफ एयर कंडीशन दफ्तर का दरवाजा खोलकर मैं बैरूनी हिस्से को उबूर करके अंदर जा पहुंचा। रूपा टांग पर टांग रखे सोफे पर पुश्ते से टेक लगाए बैठी ख्वाबनाक सी आंखों से दरवाजे की तरफ तकती चली जा रही थी, जैसे मेरी राह देखती हो। उसने अपनी जगह से जुम्बिश तक न की। वो यूं मेरी तरफ देख रही थी जैसे मैं एक ख्वाब हूं और उसने जरा पलक झपकी तो अचानक से बिखर जाऊंगा। वो मोतिया रंग के एक अजीबोगरीब कपड़े की साड़ी में मलबूस थी, जो चमकीली धुंध की तरह गोया उसके जिस्म पर जमा हुआ था। ऐसे ही कपड़े के कोहनियों तक दस्ताने पहने बैठी थी। बालों का जूड़ा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। उसके वजूद की मसूर कुन खुशबू वसी कमरे में फैली हुई थी। वो सदाबहार औरत थी, हमेशा की तरह आज भी बेपनाह हसीन, ताज़ा और शगुफ्ता दिखाई दे रही थी। बस आंखों की गहराई में खाबिदा उदासी के रंग कुछ ज्यादा गहरे हो चुके थे। मैंने ब्रीफकेस रैक पर रखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ा। माफ कीजिएगा सेठ साहब, मैं आपका कीमती वक्त जाया करने आ गई। उसके फीके होंठों ने तकरीबन हरकत की। लहजा बहुत ज्यादा सपाट था, मगर अल्फाज बिल्कुल सपाट न थे। देखो, अब तंज करने की कोशिश ना करो। मैं उसके करीब जा बैठा और उसके हाथ थाम लिए। अच्छे दोस्त जब एक तवील अरसे की जुदाई के बाद मिलते हैं ना, तो एक दूसरे पर जहरीले अल्फाज के तीर नहीं बरसाया करते, खसूसन जबकि एक ही शहर में रहकर जुदा रहने की सरतोड़ कोशिश की गई हो। उसका लहजा वैसा ही रहा जैसे पहले ठंडा था। जिस अंदाज में आपने मुझे अलविदा कहा था, इससे आपकी मुराद गालिबन यही थी कि मैं आइंदा आपसे मिलने की कोशिश ना करूं, सेठ साहब। मगर अफसोस कि मैंने किस जज्बे के तहत शिकस्त खाकर यहाँ आने का फैसला किया। हालांकि मैं बड़ी खुददार औरत थी, सेठ साहब, आप जानते तो हैं। ओह खुदा के लिए सेठ साहब की गर्दान करना बंद करो रूपा। मैंने मोहब्बत भरे गुस्से से उसके बाजू को हल्का सा झटका दिया और फौरन ही इंतहाई मुलायमियत और नरमी से कहा, मैं आज भी तुम्हारा एक हकीर गुलाम ही हूँ, दोस्त हूँ, राजदार हूँ, प्यार करने वाला इंसान, लेकिन मैं रिवायती आशिक नहीं। मैं मोहब्बत का सबूत यही समझता हूँ कि तुम्हारे दर पर पड़ा रहने के बावजूद मैं कुछ ना कर सकता। फिर मैंने ये सोचा कि तुम्हारे दर पर पड़ा रहूं या फिर बिला नागा तुमसे मिलता रहूं। मेरी मोहब्बत को मेरे ही हिसार में असीर रहने दो ना। मैं खा कहीं भी रहूं, कितना ही अरसा तुमसे ना मिलूं, लेकिन तुम मुझे कभी याद रखोगी या नहीं, मोहतरम रखोगी या नहीं, महबूब रखोगी या नहीं। इससे ज्यादा मुझसे कुछ ना मांगो कि मैं तुम्हें अपने दिल में बसाए बैठा हूँ। मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं मांगती ना। वो यकलख्त जैसे टूट गई, उसकी आंखें छलक पड़ी, गोया समंदर रोने को था। लेकिन तुम ही कहो कि ये कोई अंदाज है ताल्लुकदारी का। मुझे यूं अल्लाह हाफिज कहकर अचानक रूपोश हो गए, जैसे पाताल में उतरने लगे हो। इसी शहर में रहते रहे, इतनी टांगे फैला ली, फिल्म कंपनी भी कायम कर ली, लेकिन तुम्हें कभी भूल कर मेरा ख्याल तक भी ना आया, कभी एक फोन तक ना किया। तुम्हारी कंपनी का कोई नुमाइंदा मुझे साइन करने के लिए आया और बातों बातों में तुम्हारा जिक्र निकल आया। मेरे कुरेद कुरेद कर पूछने पर वो तुम्हारे मुताल्लिक बताता चला गया और मुझे यकीन हो चला कि ये तुम ही हो। तुम्हारा ख्याल था कि इसी शहर में रहकर इतना कारोबार फैलाकर और खसूसन फिल्म के धंधे में भी टांग अड़ाने के बावजूद तुम मेरी नजरों से ओझल रहोगे। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, लेकिन एक हसरत सी महसूस हुई कि काश ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने तुम खुद आए होते। उसने मोतिया रंग के एक ही छोटे से नफीस रुमाल से आंखें मींच कर अचानक से पहुंच लिए और झुरझुरी सी लेकर यूं संभल गई गोया अपनी इस कैफियत पर शर्मिंदा नजर आती हो। उसे नदामत हो कि वो अपने आप पर काबू क्यों नहीं रख पाती। ये तो एक गैर अहम छोटा सा कारोबारी मामला था, जिसके मुतालिक मुझे इल्म भी नहीं कि कोई नुमाइंदा तुम्हारे पास गया है या नहीं। मैंने उसके गुदाज हाथ को थपकते हुए कहा, तुम्हें हसरत महसूस हुई कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने मैं तुम्हारे पास खुद आया होता।
बिल्कुल बेकार की बात की तुमने। खुदा न करे जो मैं किसी कारोबारी और वो भी इतने मामूली काम के लिए तुम्हारे पास आया होता। तुमसे मेरा ताल्लुक कारोबारी नहीं बल्कि जज्बे का ताल्लुक है। तुमसे मेरा मामला लेन देन का नहीं, दिल का मामला है। मैं तुम्हारे पास अगर आता ना तो किसी जज्बे दिल की तजदीद के लिए आता, और वो दिन शायद कभी ना आता। उसने मेरी बात काट कर कहा, चलो मैं नहीं आ सका, तुम आ गई। तुमने मुझे इज्जत बख्शी, मेरा मान बढ़ाया। मैंने खुलूसे दिल से कहा कि चलो कुछ तो हुआ। मैं पहले भी तुम्हारा जेरेबार था, अब तुम्हारी अच्छाइयों के बोझ तले मजीद दब गया हूँ। अब इन तमाम गिले शिकवों को छोड़ो और ये बताओ कि पियोगी क्या? जो कुछ तुम पीती हो वो भी यहाँ दस्तयाब है। बताओ तो सही। तुम्हें पता है कि घर से निकलने के बाद मैं पीती नहीं हूँ कभी। तुम्हें नहीं पता? वो मुस्कुराई और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आखिर इस ड्रामाई कता ताल्लुक में क्या मसलहत दरपेश थी तुम्हें? इसकी तह में भी कोई भेद होगा। अब इसे खोल दो, क्योंकि इसे खोलने के लिए मैं कहती हूँ। कोई भेद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने तेजी से हाथ हिलाया। मैं महसूस कर रहा था कि तुम्हारा मेरा ताल्लुक इश्क बनता चला जा रहा है। बहुत से कामों में इश्क महमेज साबित होता है, आपको तहरीक देता है, तेजी से आगे बढ़ाता है आपको। इसकी बदौलत इंसान से मोजज़े सरजद होने लगते हैं। लेकिन बाज कामों के रास्ते में इश्क कुछ दीवार सा बन जाता है। अफ्यून की तासीर दिखाने लगता है। वो आदमी को सुस्त कर देता है। मैं जिंदगी में जो कुछ करना चाहता हूँ, इसके सिलसिले में भी मुझे अंदेशा था कि इश्क मेरे लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा, मेरे लिए अफ्यून बन जाएगा। इश्क के सिवा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ताल्लुकदारी की डोर चूंकि बहुत उलझी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता सुलझाने में मुझे कामयाबी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने झटके से उसे तोड़ डाला। लेकिन ये मत समझो कि इसके साथ ही ताल्लुक और खातिरदारी भी टूट गई। मैंने कहा ना कि ये मेरा अपना अंदाज है और मेरी मोहब्बत को मेरे ही अंदाज का असीर रहने दो। तुम तो अपना फलसफा घड़कर सुकून से अपनी दुनिया में मगन हो गए ना। उसके लहजे में शिकस्त खुर्दा सा शिकवा भी मौजूद था। दूसरे की जिंदगी को तहोबाला कर दिया तुमने। तुम्हें इससे क्या गर्ज कि तुम क्या करके चले आए? मेज के करीब जाकर मैंने इंटरकॉम पर क्रिस्टीना को कॉफी भिजवाने के लिए कह दिया और दोबारा रूपा के करीब आ बैठा। और सुनाओ, नया घर बनवा लिया तुमने या नहीं? मैं मौजू बदलने की कोशिश कर रहा था। बनवाया नहीं, बना बनाया खरीद लिया है। बांद्रा में है। इंश्योरेंस कंपनी ने खासी हिलोहुज्जत के बाद बहरहाल क्लेम अदा कर ही दिया था। मेरा कोई खास नुकसान तो हुआ नहीं था, सिवाय इसके कि जहनी धचके से संभलने में कुछ खासी देर लगी मुझे, और बहुत से जरूरी कागजात और माजी की कुछ निशानियां भी जाया हो गई थी। वो धीरे धीरे बताती चली जा रही थी। मौजू बदलने से उसका लहजा भी कुछ मामूल पर आ गया था, और मैं यही तो चाहता था। जातियात बड़ा तकलीफदेह मौजू है और बड़ा हैरत अंगेज भी। बहरहाल नया घर बनवाने को जी नहीं चाहा, वो बताती थी, लेकिन जो खरीदा है ये भी खासा खूबसूरत है। मैंने कोई तबसरा ना किया तो वो मेरी तरफ देखते हुए हिचकिचाहट आमेज और कदरे शर्मीले से अंदाज में मुस्कुराई। तुम कब आ रहे हो मेरे घर, वहां पर अपने वजूद की रोशनी जगमगाने के लिए? बताओ ना रूपा, एक तो तुम मेरी इतनी इज्जत अफजाई करती हो कि मेरा दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचता है। मैंने हंसते हुए उसे कहा, वैसे मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे जल्द ही तुम्हारे घर आना पड़ेगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें भी किसी ऐसे धंधे से लगाने के बारे में सोचता हूँ जिसमें उलझकर जिंदगी के बारे में तुम्हारी बेदिली और लाताल्लुकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है कि मेरी फिल्मी मसरूफियात कुछ कम है? उसने मुझसे सवाल किया। मुझे मालूम है कि तुम 3 मसरूफ तरीन हीरोइनों में से एक हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिल्मी मसरूफियात थका देने वाली होती हैं। मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी मसरूफियत पैदा करना चाहता हूँ जो तुम्हें थकाने के बजाय तुम्हारा दिल जोशो खरोश से भर दे, और उस वक्त भी बरकरार रहे जब फिल्मी दुनिया में तुम्हारी मसरूफियात घट जाएंगी और झुंझुलाहट बढ़ जाएगी। मैं दरअसल बहुत दूर की सोचने लगा हूँ जनाब। गोया तुम शादी के लिए आइडियल मर्द बनते चले जा रहे हो। वो एक बार फिर शरारत से मुस्कुराने लगी। काश तुम मुझे उस वक्त मिले होते जब मैं शादी की हिमाकत को दोहराने के सिलसिले में पूरी तरह से संजीदा बैठी थी, मगर कुदरत ने मुझे बाल बाल बचा लिया। और काश तुम उस वक्त भी मेरे करीब मौजूद हो जब मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश पैदा हो जाए, मैंने भी शरारतन कहा। वो दिन आने तक अपने तो न मुंह में दांत होंगे और ना पेट में आंत।
उसने मसनूई आह भरकर कहा, मुझे तुम उस वक्त भी जहां है और जैसी है की बुनियाद पर कबूल होगी। मैंने कहा, वैसे हाल अपना भी तुमसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ तो ना होगा। दफतन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गालिबन कॉफी आ गई थी। ऑफिस बॉय कॉफी की ट्रॉली लिए अंदर आया और 2 मग तैयार करके हमें देकर खामोशी से वापस जाने लगा। कॉफी पीने के बाद रूपा भी बादल नाखास्ता अंदाज में रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद मैं देर तक अपनी जगह साकित बैठा गहरी गहरी सांसें लेता रहा। मेरे आसाब में कुछ इर्ताश सा पैदा हो चुका था, जो मेरे नज़दीक कोई अच्छी अलामत नहीं थी। मैं जज्बाती हलचल वगैरह से अपने आप को हद्दुल इम्कान महफूज रखना चाहता था। मैंने काम शुरू कर दिया। फिर चंद मिनट बाद क्रिस्टीना को बुलवाया। अंग्रेजी के 2-3 बड़े अखबारों में सुबह के लिए एक इश्तहार दे दो क्रिस्टीना। मुझे एक स्टेनोटाइपिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बतौर स्टेनोटाइपिस्ट खा अच्छी ना हो लेकिन निहायत खूबसूरत, बेऐब और ग्रामर की गलतियों से पाक अंग्रेजी लिख सकती हो। उसे हर बात वजाहत से बिल्कुल ना समझानी पड़े। मेरा मतलब समझती हो ना तुम? जी सर, मुझे भी तो इसी सलाहियत की बिना पर आपने तरजीह दी थी ना। मुझे याद है सब कुछ, उसने मोहतात अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो किसी अच्छे इदारे की तालीम याफ्ता लड़की भी हो, मैंने बात जारी रखते हुए कहा। जितनी लड़कियां भी इंटरव्यू के लिए आए, उनमें से 2 या 3 लड़कियां मुंतखब करके उन्हें उनकी फाइलें देकर मेरे पास भेज देना। उनमें से एक को मैं खुद मुंतखब करूंगा। ये काम पीर को रख लो, आज से ठीक 5 दिन बाद। ओके सर, उसने मुस्तैदी से जवाब दिया और समझ गई कि अब मुझे मजीद कुछ नहीं कहना, इसलिए तेजी से दरवाजे की तरफ को बढ़ गई। पीर को मैं दिल्ली में एक मीटिंग में शिरकत करके 11 बजे की फ्लाइट से बंबई वापस पहुंचा और एयरपोर्ट से सीधा दफ्तर चला गया। अभी मैं ब्रीफकेस रख कर बैठा ही था कि इंटरकॉम पर सिग्नल मिला। मैंने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ क्रिस्टीना की आवाज सुनी। सर, शेड्यूल के मुताबिक आज आपको अपने लिए स्टेनोटाइपिस्ट का इंतखाब करना था, क्रिस्टीना बोली। मैं सुबह से कॉन्फ्रेंस रूम में उन तमाम लड़कियों के साथ मगज खपा रही थी। 24 लड़कियां आई थीं। तुमने उनमें से कितनी मुंतखब की हैं? मैंने फौरन सवाल किया। सिर्फ 2, क्रिस्टीना ने जवाब दिया। बल्कि सच पूछिए तो मेरा वोट सिर्फ एक ही के हक में है, लेकिन मैंने अपने तौर पर उस अकेली लड़की पर इन्हिसार ना किया कि शायद आप उसकी सलाहियतों के बावजूद उसे मुंतखब करने का फैसला ना करें। इसलिए मैंने एक और बेहतरीन लड़की को साथ रख लिया और 2 लड़कियों को विजिटिंग लिस्ट पर लेकर उन्हें इंतजार का कह दिया गया है। उस लड़की के बारे में तुमने ये क्यों सोचा कि मैं शायद उसकी सलाहियतों के बावजूद उसे मुंतखब ना करूं? मैंने चुपता हुआ सवाल किया। सर, क्रिस्टीना ने झिझकते हुए कहा, एक वजह तो ये है कि वो इस बुरी तरह बुरके में लिपटी हुई है कि सिर्फ आंखें ही नजर आती हैं। दूसरे ये कि मुझे इस बात की वजह भी इत्तफाकन मालूम हुई कि उसकी शक्ल इतनी खौफनाक है कि शायद आप उसे सामने बैठे देखकर डरते रहा करेंगे। वैसे उसका इसरार है कि वो दफ्तर में भी इसी तरह बुरके में आएगी और अपने गिर्द बुरका लपेटे रखेगी, चेहरा भी छुपाएगी। लेकिन ये भी अजीब लगेगा ना। फिर इसीलिए मैंने दूसरी लड़की का इंतखाब करना चाहा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, होश संभालने के बाद से अब तक मैं किसी दुनियावी चीज से नहीं डरा। मैंने उसे कहा, बहरहाल तुम पहले उस लड़की को अंदर भेज दो जो बदसूरत नहीं है। मैंने रिसीवर रख दिया और बटन दबाकर दरवाजे पर सबज बल्ब रोशन कर दिया। चंद सेकंड बाद जो लड़की अंदर आई वो मुझे पहली ही नजर में बहुत भली लगी। वो सुर्ख सफेद और दराज कद लड़की थी, उम्दा तराश खराश के लिबास में मलबूस। उसने बहुत ही हल्का मेकअप किया हुआ था। उसे खूबसूरत लड़कियों में जरूर शुमार किया जा सकता था। वो रवानी से अंग्रेजी बोल सकती थी और उसकी हरकत और सकनात से सलीका भी झलकता था। उसमें सस्तेपन की कोई अलामत नहीं नजर आती थी। वो किसी अच्छे घराने की फर्द भी मालूम होती थी। तालीम भी उसने अच्छे और मारूफ तालीमी इदारों में पाई थी। मैंने चंद नुकात बताकर उसे एक लेटर टाइप करने के लिए कह दिया। वो मेरे दफ्तर ही के एक गोशे में पड़े इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर टाइपिंग करने लगी और मैं कुछ फाइलें देखने लगा। चंद ही मिनट में जो खत टाइप करके वो लाई, उसे पढ़कर मैं दिल ही दिल में अश अश कर उठा। मैं उसकी तकर्री का फैसला तकरीबन कर ही चुका था जब मुझे याद आया कि क्रिस्टीना ने एक और लड़की का तज़किरा भी किया था जो हद से ज्यादा बदसूरत थी, मगर उसके ख्याल में बहुत ज्यादा अहलियत की मालिक भी थी। मैंने उस लड़की को, जिसकी तहरीर का नमूना मैं देख चुका था, ये कहकर रुखसत कर दिया कि कल तक टेलीफोन पर उसे हतमी फैसले से मुत्तला कर दिया जाएगा। फिर मैंने क्रिस्टीना को हिदायत की कि वो नकाब पोश बदसूरत लड़की को अंदर भिजवा दे। सर से पांव तक स्याह बुरके में लिपटी हुई वो लड़की
अंदर आ गई। उसकी नाक और पेशानी तक नकाब में छुपी हुई थी, सिर्फ आंखें नजर आती थी। साहिर आंखें, झील आंखें, गजाली आंखें, ये सब तशबीहात उन आंखों के लिए बिल्कुल सच साबित हो रही थी। वो शायद दुनिया की हसीन तरीन आंखें थी। कम अज कम मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन आंखें पहले कभी ना देखी थी। मगर तमाम तर हुस्न व कशिश से कता नजर ये आंखें इस कदर सूनी थीं कि उनमें झांकते हुए मुझे अंदर ही अंदर झुरझुरी सी आने लगी। उसने अपने कवाइफ की फाइल निहायत आहिस्तगी से मेरी मेज पर रख दी और सीधी खड़ी पलके झपकाए बगैर मेरी तरफ देखती रही। पलके झपकाने में मुझे भी कामयाबी नहीं हो रही थी। मेरा रुआं रुआं जैसे पथरा गया था। वो भी अपनी आंखों में तड़पते फड़कते किसी जज्बे को मदफून रखने की कोशिश में मसरूफ अमल थी, और मुझे यकीन था कि इस कोशिश में दिल उसका भी खून खून हो रहा होगा, मगर बहुत हौसला था उसमें। मुझे मालूम था कि वो शुरू ही से एक गैर मामूली लड़की थी, इसलिए अभी तक अपने पैरों पर खड़ी थी। उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला था। मेरे सकूत को देखते हुए शायद वो समझ रही थी कि मैं उसे पहचाना नहीं। शायद इससे उसकी अना भी कुछ मजरूह हुई थी, और तभी शायद वो फैसला कर चुकी थी कि वो खुद भी कुछ नहीं बोलेगी, नौकरी की तलाश में आई हुई उम्मीदवार बनी बैठी रहेगी। शायद उसका ख्याल था कि जिन आंखों से टुकर टुकर वो मेरी तरफ देखती थी, महज उनकी मदद से मैं उसे पहचान नहीं सकता। कितनी भोली थी वो, ऐसी साहिर आंखों को भला मैं कहीं भुला सकता था? ये मेरी महताब की आंखें थी। मेरे सामने बैठ जाओ महताब, और चेहरे से नकाब हटा दो। मेरे सीने की कब्र से ये आवाज उस मुर्दे की कराह की तरह बरामद हुई थी जिसे किसी मौजज़े के तहत धीरे धीरे जिंदगी मिलती हो। उसकी आंखों में जलजला सा आया। आंसुओं का एक सैलाब था जिसे उसने रोकने की कोशिश की थी। डर तो नहीं जाओगे? उसने किसी रूह की तरह मेरे कान में सरगोशी करनी चाहिए। ये पूछो कि खुशी से मर तो नहीं जाओगे? मैंने अब कदरे ठहरे लहजे में कहा, गोया मेरा मस्ख शुदा चेहरा देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। उसकी सरगोशी में इस मर्तबा खंजर की सी चुभन मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकता था। नहीं, खुशी तो तुम्हारे मिल जाने की होगी ना, किसी भी आलम में। मिली तो सही, मिल तो गई ना। मेरी आवाज अब पुरसुकून हो चुकी थी। मस्ख शुदा चेहरे पर गौर करने का मरहला तो बाद में आएगा ना, पहले मिलन की लज्जत से तो लुत्फ अंदोज हो लेने दो। मैं नर्म चमड़े की गद्देदार कुर्सी में या तो धंसा चला जा रहा था या फिर कुर्सी समेत फिजा में बुलंद होता चला जा रहा था। मैंने इस मौके पर भी अपने महसूसात को एतदाल पर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। मैं उठकर उसकी तरफ दौड़ा नहीं था। मैं उसके बिखरे बिखरे वजूद को बाजुओं के हल्के में समेटने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने उसका चेहरा हाथों में थाम कर ये नहीं कहा था कि जो आंसू अंगारे बनकर उसे अंदर ही अंदर झुलसाते हैं, उन्हें वो मेरे दामन में डाल दे। मैं मोतियों की तरह उन्हें समेट लूंगा, संभाल लूंगा। ये सब कुछ करने और कहने को मेरा दिल चाहता तो जरूर था, लेकिन मैं फिर भी अपनी जगह साकित खामोश बैठा रहा। महताब मेरे सामने कुर्सी पर टिक चुकी थी। फिर धीरे धीरे उसने नकाब चेहरे से हटा दिया। मुझे ना तो हैरत का झटका लगा और ना ही खौफ आया। मैंने एक फोटोग्राफर की बारीक बीनी से उस तमाम खंडर चेहरे का जायजा लिया। आंखों के सिवा इस चेहरे पर कुछ भी सलामत ना था। जिल्द जगह जगह से फट चुकी थी, कहीं से स्याही झांकती नजर आती थी और कहीं से हड्डियों की सफेदी। वो रुखसार जो कभी गुलाब को शर्माया करते थे, जैसे अंगारों पर झुलस चुके थे। वो होंठ जिससे याकूत की सी सुर्खी झलकती थी, चितकबरे हो चुके थे, और निचला होंठ तो जैसे आधा गायब हो चुका था। उस जगह नंगे नंगे दांत हसीन होने के बावजूद डरावने से लगते थे। सितवा नाक के आसपास गोश्त तकरीबन खिंच चुका था, जिसकी वजह से नाक कदरे टेढ़ी लगती थी। नाक की तरफ देखकर भी बहुत अजीब सा महसूस होता था, और बाकी हिस्से पर भी स्याह दाग नजर आते थे। ये वही महताब थी जिसके हुस्न ने कॉलेज में तहलका मचा दिया था, जिसे देखकर नौजवान दीवाने हो जाते थे, उनके दिल धड़कना भूल जाते थे, और बड़े बड़े संजीदा और मुअम्मर प्रोफेसर्स के चेहरे पर भी अचानक से रौनक आ जाया करती थी। ये वही महताब थी जिसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का हासिल थी, जिसे मैंने पूजने की हद तक चाहा था। चंद लम्हे के लिए हम दोनों खामोश बैठे रहे, और ये चंद लम्हे गोया सदियों पर मुहित थे। फिर मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, अब मुझे सब कुछ बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। कोई पहलू तशना ना रहने पाए।
बोलो, क्या करोगे सुनकर तुम? उसके लहजे में अब भी जहर शामिल था। सांप निकल जाए तो लकीर पीटने का क्या फायदा? मैंने जब तुम्हें आवाजें देकर रोकना चाहा था कि तुम मुझे किन खतरात में घिरी हुई छोड़कर जाते हो, उस वक्त हद से ज्यादा जज्बाती बने हुए थे। अब हद से ज्यादा सर्द मिजाज बने हुए हो। तुम मुझ पर जहर में बुझे हुए जितने भी तीर बरसा लो, बल्कि जिंदगी भर बरसाती रहोगी ना, तब भी उस ज़िया का हिसाब पूरा नहीं होगा जो मेरी वजह से तुम्हें पहुंचा था। लेकिन जो कुछ मैं पूछता हूँ, खुदा के लिए अब उसका जवाब दो। ये बहुत जरूरी हो गया है। मैंने ये सब कुछ इतने धीमेपन से कहा था कि एक एक लफ्ज उसके जहन में उतर जाए। चंद लम्हे बाद वो मेरे पीछे किसी चीज पर नजर जमाए बैठी रही, फिर मेरी तरफ देखे बगैर धीरे धीरे बोलने लगी। सब कुछ एक डरावना ख्वाब लगता है। कितनी जल्दी सब कुछ हो गया था। आशियां बनाने में बहुत वक्त लगता है ना। तिनका तिनका चुनते चुनते उम्र बीत जाया करती है, लेकिन उजाड़ने में कुछ देर नहीं लगती। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही, गोया उसकी समझ में ना आता हो कि बात कहाँ से शुरू करे। आखिर उसने धीमे लहजे में कहना शुरू किया, तुम्हारे गायब होने के चंद रोज बाद ही अब्बू का एक हादसे में इंतकाल हो गया। वो दुकान के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके सड़क पार करने के लिए दूसरी तरफ जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक नमूदार हुआ और उन्हें कुचलता हुआ गुजर गया था। हमने इसे महज एक हादसा ही समझकर जिस तरह बन पड़ा बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बाद में कहीं ज्यादा अजियत उस वक्त हमें मिली जब हमें पता चला कि यह हादसा नहीं था। ये बताने की तो कोई जरूरत पेश नहीं आएगी कि उस ट्रक का कोई सुराग नहीं लगा सका था। अभी मैं और अम्मी 40वें के बाद एक दूसरे के आंसू पोंछने ही में मसरूफ थे कि सराफा बाजार में रात को गश्ती पुलिस के कई सिपाहियों और सराफा बाजार के अपने चौकीदारों की मौजूदगी में हमारी दुकान पर डाका पड़ा। और डाका क्या था, बल्कि डाकू गोया दुकान में झाड़ू फेर गए थे। लाखों के कीमती जेवरात और हीरे मोतियों में से एक जर्रा भी नहीं छोड़ा गया था, बल्कि एक सेफ उनसे टूटा नहीं तो सेफ ही दीवार से उखाड़ कर ले गए थे। हमने अब भी यही समझा कि तकदीर हमारे खिलाफ साजिश करती है, और हमने महज इस मकूले से अपने आप को समझाने की कोशिश की कि मुसीबत तन्हा नहीं आया करती। जवाहरात और जेवरात की दुकान में अब्बू की एक सेठ अर्जुन दास से पार्टनरशिप भी थी। वो बहुत ही अच्छा और हमदर्द किस्म का आदमी था। अब्बू अपनी जिंदगी में उस पर बहुत एतमाद किया करते थे, इसलिए जाहिर है अम्मी की नज़र में भी उसका मकाम बहुत ज्यादा मोहतरम था। डाके के चंद रोज बाद वो आदमी अम्मी के पास आ गया। निहायत अफसरदा और मलूल नजर आता था, लेकिन उसने मुझे और अम्मी को बहुत ढारस दी। उसकी शीरी बयानी देखने के काबिल थी। सेठ अर्जुन दास ने अम्मी को बताया कि दुकान के बीमे की रकम और अब्बू का बैंक बैलेंस वगैरह हासिल करने में उन्हें बहुत वक्त लगेगा, और बहुत से कानूनी नकाइस की वजह से शायद उन्हें किसी एक या दोनों चीजों से महरूम होना भी पड़ जाएगा। और चूंकि उन्हें कानूनी मामलात का अदराक नहीं था और वो महज वकील पर इन्हिसार करके सारे मामलात से निमट नहीं सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि अम्मी उसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दें। वो खुद ही सारे काम सीधे कर लेगा। अम्मी कारोबारी मामलात में बिल्कुल अनाड़ी थी। सेठ अर्जुन दास की शीरी बयानी के जाल में फंस गई। उन्होंने न सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी लिख कर दे दी, बल्कि वसीयतनामा भी उसके हवाले कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात के साथ वसीयत की एक मुसद्दिका नकल भी मुंसलिक होगी। मुसद्दिका नकल तैयार करने के बाद वो असल वसीयतनामा वापस कर देगा। इसके बाद सेठ अर्जुन दास का कुछ अता पता न चल सका। अम्मी के अकाउंट में कुछ रकम थी, लेकिन वो कब तक साथ देती। हाथ तंग होने पर अम्मी ने इंश्योरेंस कंपनी और बैंक बैलेंस के लिए बैंक से राब्ता कायम किया तो मालूम हुआ कि सेठ अर्जुन दास इंश्योरेंस का क्लेम और बैंक बैलेंस वगैरह सब वसूल कर चुका है। अम्मी ने उसके घर पर फोन किया। वो रंडवा था। उसके 2 बेटे अपनी बीवियों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। उन्होंने बताया कि उनका बाप तो इंग्लैंड चला गया है और वहां कोई कारोबार सेट करने के चक्कर में लगा है, इसलिए 2 साल तक वापस नहीं आ सकेगा। अम्मी ने हवास बाख्तगी के आलम में अपने और उसके मुश्तरका वकील से राब्ता कायम किया। वो निहायत रुखाई से पेश आया। साफ मालूम होता था कि वो भी अर्जुन दास से मिला हुआ था। उसने बताया कि अर्जुन दास के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए कोई ठोस बुनियाद मौजूद नहीं है, और अगर मुकदमा किया भी गया तो सालों चलेगा और अम्मी को कुछ मिलने के बजाय उल्टा मुकदमे के अखराजात अदा करने पड़ जाएंगे। उधर से मायूस होकर हम अभी कोई दूसरा रास्ता तलाश भी न कर पाए थे कि एक रोज मदन मोहन 2 बदमाशों के साथ हमारे यहाँ चला आया। पहले उसने बड़े मुहज्जिबाना अंदाज में हमारे हालात पर इजहार हमदर्दी किया,
फिर अम्मी से कहने लगा अगर वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में थमा दें तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे शुबा तो पहले ही था, अब यकीन हो चला था कि कम से कम ट्रक वाले हादसे और दुकान की डकैती के पीछे उसी का हाथ था। अम्मी जाहिर है उसकी बात सुनकर आग बगूला हो गई। तब उसका अंदाजे तखातुब तकरीबन बदल चुका था। अपने मखसूस लोफराना लहजे में बोला, बुढ़िया रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी बेटी को उठाकर यहाँ से ले जाऊं, लेकिन मैं तुम दोनों को अपने कदमों पर झुकाना चाहता हूँ। वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे मेरी झोली में डालने के लिए यहाँ ले आओगी, और ये खुद भी मेरी नजरे करम के लिए 100 जतन किया करेगी, मेरी नवाजिशात के लिए तरसा करेगी। अम्मी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। तब वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपने एक साथी को इशारा किया और उसने पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकालकर अम्मी के सीने में घोंप दिया। महताब की आवाज जब्त की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भर्रा गई और आंखों का सूनापन बढ़ गया था। चंद लम्हे तक वो कटे फटे होंठों को भींजे बैठी रही, फिर झुरझुरी सी लेकर एक तवील सांस लेते हुए दोबारा बोली, तुम उस वक्त का तसव्वुर नहीं कर सकते। एक जवान लड़की के घर में 3 दरिंदा सिर्फ बदमाश घुसे हुए हों, सामने खून में लथपथ माँ की लाश पड़ी हो और आस पड़ोस में कोई भी ऐसा बंदा मौजूद ना हो जो आपकी आवाज सुनकर देखने के लिए आ जाए कि यहाँ पर क्या मामला है। उस लड़की का उस वक्त क्या आलम होगा ये तुम नहीं जान सकते मंसूर, बिल्कुल नहीं। मदन मोहन ने कहका लगाते हुए खबासत भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें उठाकर यहाँ से ले जाऊं, लेकिन अब बात इससे ज्यादा बढ़ गई है। तुम मेरी दुश्मन बन गई हो। अब मैं उस वक्त के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लूंगा जब तुम घुटनों के बल रेंगती हुई चल कर आओगी और पालतू बिल्ली की तरह मेरे कदमों में पड़ जाओगी। मैं जब चाहूं तुम्हें थपकी दे दूं और जब चाहूंगा ठोकरें मार दूंगा। सुना तुमने? मदन मोहन और उसके साथी बड़े इत्मीनान से ये कहकर रुखसत हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बहुत देर तक अम्मी का सर्द हाथ थामे उनके सरहाने गुमसुम बैठी रही, इस उम्मीद पर कि शायद ये कोई सब कुछ डरावना ख्वाब हो और ये सब डरावना ख्वाब जल्द ही खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का यकीन करना पड़ा कि ये ख्वाब नहीं है। मुझे ये भी मालूम न था कि हमारे इलाके का थाना किस तरफ को है। आधी रात के करीब मैं गिरती पड़ती थाने पहुंची। वहां पर मौजूद हर पुलिस वाला अपने अपने ओहदे के मुताबिक मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक रसाई की कोशिश में मसरूफ रहा। बिलाखिर मैंने जब उन्हें गालियां दी तो वो कुछ कुछ पीछे हटे। फिर SHO ने आकर डांट डपट करके सबको उनके कामों पर लगा दिया। बड़ी तवज्जो और हमदर्दी से मेरी पूरी कहानी सुनी। मेरे हवास मख्तल और आसाब मुंतशिर थे, लेकिन जैसे भी मुझसे बन पड़ा मैंने मदन मोहन के मुतालिक सब कुछ तफसीलात से बताने के बाद उनकी तरफ मदद तलब नजरों से देखा। उन्होंने मुझे बहुत तसल्लियां दी, इंसाफ बहम पहुंचाने का बहुत वादा किया। इस किस्म के कई डायलॉग भी बोले जो हिंदुस्तानी फिल्मों में अमूमन बोले जाते थे। कानून की बालादस्ती, मजलूम की दादरसी और इस किस्म की बहुत सारी ऊंची बातें और निरी बकवास। पुलिस आकर मेरी अम्मी की लाश को ले गई। दूसरे रोज पोस्टमार्टम के बाद लाश मिली और उस लाश को लावारिसों के अंदाज में दफन कर दिया गया। कॉलेज से तो मैं फारिग हो चुकी थी। क्लास फेलोज सब इधर उधर बिखर चुके थे। मेरा किसी से राब्ता भी न था। मैं तुम्हें मुख्तसरन ये सब कुछ बताती हूँ। थाने कचहरी के जरिए मदन मोहन का कुछ भी ना बिगड़ा। मैं अपने आप को बेहद गैर मामूली लड़की समझती रही, लेकिन उन तमाम हालात में सारा का सारा गैर मामूलीपन धरा का धरा रह गया। बिलाखिर मैंने फैसला किया कि मुझे इस शहर से कहीं चले जाना चाहिए, चुपचाप निकल लेना चाहिए। यहाँ जिंदगी मेरे लिए हराम कर दी गई है। ये बात तो तय थी कि मेरे लिए हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। अच्छे की तो उम्मीद ही नहीं थी। चुनांचे मैंने बम्बई आने का फैसला कर लिया। दिल में एक मोहम सी उम्मीद ये भी थी कि शायद यहीं कहीं जिंदगी के मोड़ पर तुमसे कहीं आमना सामना हो जाएगा। उसने उदास सी नजरों से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों की यासियत कुछ और भी बढ़ गई थी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे तन्हा और लावारिस देखकर मकान भी चंद हजार में मुझसे हथिया लिया। उसने मुझे ऐसे चक्कर दिए कि मैं चंद हजार की रकम ही कबूल करने पर तैयार हो गई। मैंने कोठी की चाबी राजा साहब के हवाले कर दी और टैक्सी करके स्टेशन पहुंच गई।
मैं अभी प्लेटफॉर्म पर कुली की तलाश में नजरें दौड़ा ही रही थी कि एक शख्स जाने किस सिमत से मुझसे आकर जोर से टकराया। मैंने सिर्फ उसका हाथ हरकत में आते देखा जिसमें शीशे का कोई बर्तन मौजूद था। दूसरे ही लम्हे वो शख्स हजूम में गायब हो गया। मुझे यही महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे फेंक दिए हों जो वहीं चिपक कर रह गए हों। मेरे हलक से शायद अजियत भरी चीखें निकलती थी और मैं प्लेटफॉर्म पर गिरकर एड़ियां रगड़ने लगी। मेरी आंखें बंद थीं। मुझे कुछ भी मालूम न था कि दरहकीकत मेरे साथ क्या हुआ है। बस अजियत का एक एहसास था। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों के दौड़ने भागने की आवाजें सुनी, लेकिन जल्द ही मेरा जहन तारीकियों में डूब चुका था। महताब ने एक बार फिर खामोश होकर खला में घूरा, गोया उस वक्त के तसव्वुर से उसकी कुव्वते गोयाई सल्ब हो चुकी हो। मुझे होश आया तो उसने मेरी मुंतजर निगाहों को महसूस करते हुए एक बार फिर बोलना शुरू किया। मेरे चेहरे पर बरसती हुई आग ठंडी पड़ चुकी थी और गर्दन तक मैं पट्टियों में लिपटी हुई बैठी थी। सिर्फ आंखों पर पट्टियों के दरमियान एक मोटी लकीर जितना खला ही था जिसमें अपने गिरदोपेश का नजारा कर सकती थी। सबसे पहले तो इस एहसास से मेरी रूह तमानियत से भर गई कि मैं देख सकती थी। मेरी बीनाई तो महफूज थी, वरना जब मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर गिरी थी तो मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरी बीनाई अब नहीं रहेगी और मैं अब इस दुनिया को कभी नहीं देख पाऊंगी।